हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, मेथड बताए थे इरिगेशन के। उन मेथड में अपन ने लास्ट में पढ़ा था ड्रिप इरिगेशन, और अपन ने ड्रिप इरिगेशन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, स्प्रिंकल मेथड भी पढ़ा था। तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो आपको सर्च करके लिखने हैं, ठीक है। वो मैंने आपको टास्क दिया था। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी अपन पढ़े थे उसका ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी के बारे में अपन देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है। तो ड्रिप मेथड जो होता है, ड्रिप इरिगेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद किसकी होती है? स्प्रिंकल मेथड की। उसके बाद होती है फरो मेथड की। उसके बाद होती है चेक फ्लडिंग मेथड की। उसके बाद होती है फ्री फ्लडिंग मेथड या फिर ऑर्डिनरी फ्लडिंग मेथड। आई बात समझ में? तो ये तो होगी किसकी? एफिशिएंसी इरिगेशन मेथड की। उसके बाद अपन देखते हैं कि जब भी कोई वाटर अपन यूज़ करते हैं, जब वाटर को इरिगेशन के लिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो उस वाटर में क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, क्या मतलब उसका वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। उस वाटर की क्वालिटी के बारे में अपन बात करेंगे कि वाटर की क्वालिटी कितनी कैसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से अपन वाटर अगर इरिगेशन के लिए अप्लाई करें तो जो अपनों को क्रॉप जो है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और क्रॉप के लिए है और वेजिटेबल जो वेजिटेबल के लिए वो हार्मफुल ना हो, ज़्यादा केमिकली वाटर ना हो, और ज़्यादा मतलब ऐसा जो सेल्टी वाटर ना हो। तो उसके लिए अपन देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर क्या होता है। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर पढ़ेंगे इसमें मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। सेडिमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन आर डिपोजिट ऑन सैंडी फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज इम्प्रूव। यानी कि क्या होता है कि वाटर में क्या होता है कि पानी के साथ क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सैंडी सोइल के, या फिर कुछ भी फाइन पार्टिकल होते हैं, जो क्या करेंगे, जब उन पार्टिकल को क्या करेंगे अपन, वो पार्टिकल पानी के साथ साथ जब इरिगेशन लैंड पे जाएंगे, तो इरिगेशन लैंड पे जाते ही वो क्या होंगे, उस लैंड पे क्या हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे। वो पार्टिकल क्या करते हैं, उनमें वो पार्टिकल जो ये क्रॉप्स की जो है फर्टिलिटी बढ़ाती है, ठीक है ना। फर्टिलिटी बढ़ाती है लैंड की। आई बात समझ में? लैंड की फर्टिलिटी जो है इंप्रूव करती है। आई बात समझ में? और ये जो है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन, ये कितने टाइप, बेसिकली कितने कितने टाइप की होती है? ये होती है 3 टाइप की होती है। अपन इसको मतलब वाटर क्वालिटी को 3 टाइप से चेक कर सकते हैं कि वाटर क्वालिटी कैसी, अच्छी है या खराब है। तो उसमें से सबसे पहले टोटल साल्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और अपन बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में देखेंगे कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो वाटर पे है वो क्या इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हार्मफुल होता है या फिर लेस हार्मफुल होता है, उसकी लिमिट देखेंगे अपन। और देखते हैं कि इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं टोटल साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। टोटल साल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि इसमें जब भी कोई साल्ट इंक्रीज होता है, जब भी मतलब साल्ट होता है, साल्ट की अगर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सोयल सॉल्यूशन। मतलब अगर साल्ट इंक्रीज होगा तो इसमें एक्सेस ऑस्मेटिक प्रेशर आएगा। आई बात समझ में? जो प्लांट्स होंगे उसमें ये क्या करेगा, वाटर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा देगा, यानी कि जो रूट जोन में है वाटर जल्दी इजीली अंदर घुस जाएगा, और वो जो है पूरे प्लांट को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, ठीक है ना। और द सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोयल इज गिवन एज, मतलब सैलिनिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो अपन मैथमेटिकली फॉर्मूले से अकॉर्डिंग देखें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो QC है, QC क्या है मेरा, QC है सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन आई बात समझ में? और ये मेरा क्या है, टोटल डिस्चार्ज, ये कंजर्वेटिव यूज, और ये क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट। आई बात समझ में? ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो इसको मैंने QC से डिनोट किया, QC इक्वल टू हो गया Q माइनस CU प्लस P इफेक्टिव इंटू CS। तो CS इक्वल टू क्या आ जाएगा, QC अपॉन Q माइनस CU प्लस P इफेक्टिव। यहाँ पे मेरा जो CS है वो क्या है,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन ओरिजिनल इरिगेशन वाटर। QC क्या है मेरा, जो CS है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन ओरिजिनल इरिगेशन वाटर। आई बात समझ में। और P इफेक्टिव क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव रेनफॉल, यानी कि इफेक्टिव रेनफॉल यानी कि जो टोटल रेनफॉल होती है, जो टोटल रेनफॉल होती है उसमें से क्या होता है, अपन एक्चुअल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन होता है, उसको अगर माइनस कर देते हैं तो वो अपना जो रेनफॉल होगी उसे अपन इफेक्टिव रेनफॉल कहेंगे। आई बात समझ में, ये अपनी इफेक्टिव रेनफॉल होगी। अगर मैं ये तो मेरा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन ओरिजिनल इरिगेशन वाटर। Q क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई, अपने कितना वाटर अप्लाई किया है, ठीक है ना। और CU है कंजर्वेटिव यूज ऑफ वाटर, यानी कि कंजर्वेटिव यूज ऑफ वाटर कह सकते हैं कि ये एक तरह से इवेपोर ट्रांसपिरेशन वाटर ही होता है। जैसे कि कहते हैं कि जैसे वाटर अपन सोइल के ऊपर गिरता है या उसके रूट जोन के आसपास गिरता है तो वो क्या वाटर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होता है, अपने में जो यूज लिया ठीक है, बाकी वो उसमें पत्तियों से क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। इसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। इसे अपन इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। और उसके जो सोइल के आसपास के अराउंड जो वाटर होता है वो भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन। जो भी वाटर जो होगा इवेपोरेशन होगा और प्लस उसका ट्रांसपिरेशन होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव यूज ऑफ वाटर। वो किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू जो होगा। आई बात समझ, प्लांट और उसके रूट जोन के अराउंड जो सोइल होगी उसके थ्रू, ठीक है। तो इसे अपन क्या कह दिया, कंजर्वेटिव यूज ऑफ वाटर। तो इसी फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन ओरिजिनल इरिगेशन। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसी में से कुछ पॉइंट है, इसकी लिमिट क्या होगी। इसकी लिमिट जो है वो क्या होती है, देखिए अब मैं कह रहा हूं कि साल्ट कंसंट्रेशन इन एक्सेस ऑफ 2000 ppm is harmful for all the crops. Salt concentration, sorry, salt concentration, salt concentration, salt concentration is excess in excess in excess in excess of 2000 ppm 2000 ppm is harmful for harmful for all the crops, all the crops, ठीक है ना। जो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन है अगर ये 2000 ppm से अगर इंक्रीज करता है, अगर 2000 ppm से ज़्यादा होता है क्या, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर 2 ppm 2000 ppm से ज़्यादा होता है तो इसकी क्या होगी, इसे अपन कहते हैं हार्मफुल ऑफ द ऑल क्रॉप्स। एंड अगर ये कह रहा हूँ साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सेस ऑफ 700 ppm, अगर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अगर एक्सेस होता है किससे, 700 ppm से, किससे 700 ppm से, तो ये क्या होगा, ये हार्मफुल फॉर फ्यू प्लांट्स ओनली, हार्मफुल फॉर फ्यू प्लांट ओनली, फ्यू प्लांट ओनली, ठीक है। ये हो गया बात। अब मैं कह रहा हूँ द साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। तो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मेजर, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, मेजर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब जो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होगा
वो अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है उससे अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से अपन मेजर करते हैं, तो इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर, माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर। इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, माइक्रो मोहो, माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर, माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इसकी यूनिट होगी माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें एक टेबल बनाएंगे जो मतलब शो करेगी क्या ये वाटर क्लासिफिकेशन कैसा है वाटर। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ वाटर क्लासिफिकेशन, वाटर क्लासिफिकेशन, और यहाँ लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये किस में नापते हैं अपन, माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये मैंने टेबल बना ली। इस टेबल में जीरो से अगर इसका 0 से 250, 0 से 250 अगर माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर है तो उसको अपन C1 से क्लासीफाइन करेंगे। वो वाटर कैसा है, C1 क्वालिटी का, वो वाटर कैसा है, C1 क्वालिटी का। आई बात समझ में। अपन क्या करेंगे कि जब भी मेरे पास, मैं कह रहा हूँ अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 0 से 250 है तो वाटर क्लासिफिकेशन कैसा होगा, C1। वाटर क्लासिफिकेशन कैसा होगा, C1। लो सोडियम, लो सैलिन वाटर, लो सैलिन वाटर, लो सैलिन वाटर, लो सैलिन वाटर क्या होगा, लो सैलिन वाटर। आई बात समझ में, क्या होगा, लो सैलिन वाटर, ठीक है ना। अगर इसकी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी अगर 250 से 750 के बीच में हो तो इसे अपन कैसे क्या डिनोट करेंगे, C2। अगर इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 250 से 750 के बीच हो तो अपन इसे कौन सा वाटर नाम देंगे, C2, ठीक है ना। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, इसकी जो, इसे अपन क्या बोलेंगे, मीडियम सैलिन वाटर, मीडियम सैलिन वाटर, मीडियम सैलिन वाटर। और अगर इसकी कंडक्टिविटी 752 टू 2250 तक होगी, 752 2250 तक होगी अगर, तो इसको अपन C3 नाम देंगे। क्या देंगे, C3। तो ये वाटर कैसा अपना, C3। इसे अपन कह सकते हैं हाई सैलिन वाटर, हाई सैलिन वाटर, हाई सैलिन वाटर। और अगर इसकी कंडक्टिविटी ग्रेटर देन क्या होगी, 2250 से, तो क्या होगी, अपन इसको C4 नाम देंगे। क्या देंगे, C4 अपन बोलेंगे कि ये कौन सा वाटर है, C4। आई बात समझ में, इसे अपन बोलेंगे C4। तो इसे अपन कह सकते हैं वेरी हाई सैलिन वाटर, वेरी हाई सैलिन वाटर, वेरी हाई सैलिन वाटर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं, तो ये तो हो गया अपना, क्या हो गया, वाटर का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, सैलिनिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। concentration of sodium ion, concentration of sodium ion देखते हैं। concentration of sodium ion। अब मतलब सोडियम कॉन्सेंट्रेशन की जो अपन इसकी जो वैल्यू होती है वो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के अकॉर्डिंग अपन डिफाइन करते हैं। जैसे कि इट इज द मेजर इन द टर्म्स ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो,
it is it is it is measure it is measure in terms of it is measured in terms of sodium absorption रेशियो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है ना, अपन इसमें किस में मेजर करते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो में। ठीक है ना, इसको अपन ये भी लिखते हैं SAR। क्या लिखते हैं, SAR। आई बात समझ में। तो SAR को मैं किससे लिखूंगा, जो SAR होगा मेरा उसको मैं ऐसे लिख लूंगा, SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। क्या होगा वो मेरा, जो सोडियम की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, उसके बाद उसके अपॉन में डिवाइड में किसका करूंगा, जो कैल्शियम जी कंसंट्रेशन होगी वो प्लस या माइनस मैग्नीशियम की जो कंसंट्रेशन होगी वो मैग्नीशियम की जो कंसंट्रेशन होगी, और उसका डिवाइड करके टूल करेंगे और उसका अपन होल रूट लेंगे। तो ये जो अपन डिवाइड में करेंगे इसका ये क्या है, रूट है। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। इसी को अपन क्या बोलेंगे, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। आई बात समझ में। तो अपन इसी से ही अपन मेजर करते हैं कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। इसी फॉर्मूले से अपन मेजर करते हैं कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, किसमें, जो इरिगेशन वाटर में। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑल द कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज ए इक्विवेलेंट पर मिलियन। ऑल द, इसमें क्या होता है, ऑल द concentration is expressed as equivalent per million, per million। आई बात समझ में। मतलब इसको इक्विवेलेंट पर मिलियन में अपन क्या करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। क्या लिखेंगे इसको शॉर्टकट में, EPM। आई बात समझ में। इसको अपन EPM भी लिखेंगे। जो अपन इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो अपन किस में एक्सप्रेस करेंगे, इक्विवेलेंट पर मिलियन, EPM। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में ही, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे क्लासिफाइड करेंगे। जो SR की वैल्यू होगी अपन देखते हैं, SR की वैल्यू, और ये वाटर क्लासिफिकेशन, वाटर क्या करेंगे, वाटर क्लासिफिकेशन। और अब इसमें अपन क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो इसमें जो होगा 0 से 10 जो होगा, अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 0 से 10 है तो अपन इस वाटर का क्या नाम देंगे, इस वाटर का नाम देंगे S1। ठीक है ना, S1 नाम देंगे। और उसमें रिमार्क क्या होगा, लो सोडियम आयन। इसमें अपन क्या कह सकते हैं, लो सोडियम आयन। मतलब अगर S1 वाटर है तो उसमें लो सोडियम आयन होगा। अगर इसकी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 10 to 18 है तो अपन क्या लिखेंगे, S2। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, मीडियम सोडियम आयन। और 18 to 26 है, अगर 18 to 26 है वो क्या होगा, S3। ठीक है ना, वो क्या है, S3। वाटर कलर क्लासिफिकेशन क्या होगा, उसका नाम S3। तो इसे अपन कह सकते हैं हाई सोडियम आयन। ठीक है ना, हाई सोडियम आयन। अगर ये ग्रेटर देन 26 होता है, SAR की वैल्यू ग्रेटर देन 26 होती है, तो इसे अपन क्या नाम देंगे, S4। इसे अपन क्या नाम देंगे, S4। इसे अपन कहेंगे वेरी हाई सोडियम आयन। ठीक है। अब क्या होता है, अब
अब मैं कह रहा हूँ कि यह जो SAR कैन बी reduced by adding gypsum either to the soil or water। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ जो ये अगर इसको SAR की वैल्यू अगर रिड्यूस करते हैं, वो कैसे रिड्यूस करेंगे कि उसमें जिप्सम ऐड कर दो, उसमें जिप्सम ऐड कर दो, या तो उसमें वाटर में ऐड कर दो या कर दो सोयल में, तो क्या हो जाएगी, तो इसमें जो SAR की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें एक नोट करके लिख दूँ, नोट करके लिख दो, वैल्यू ऑफ SAR, वैल्यू ऑफ SAR लिख दो, वैल्यू ऑफ SAR, वैल्यू ऑफ SAR reduced by adding gypsum, adding gypsum either gypsum in either water और सोयल। ठीक है ना, अगर या तो अपन वाटर में ऐड करेंगे या फिर सोयल में ऐड करेंगे। ठीक है, जिप्सम ऐड करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन। बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन में इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं, तो अपन बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। इसको लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देख तो बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन, बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन, बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि इसमें मतलब जब भी अपन बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 3 ppm, तो ये क्या होता है, हार्मफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो है लेस देन अगर 3 ppm होगी, ये हार्मफुल होगा किसके लिए, अपने प्लांट के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। आई बात समझ में? अगर बोरॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर लेस देन 3 ppm होगी, बोरॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर लेस देन 3 ppm होगी, तो वो अपने लिए जो प्लांट ग्रोथ के लिए हार्मफुल होगा। तो इसमें इतना ही पॉइंट है, ज़्यादा इसमें अपन देखेंगे नहीं। बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 3 ppm, बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 3 ppm, लेस देन 3 ppm, harmful for plant growth, ठीक है, स्पेशली ऑन लाइट सोयल। ये किसके लिए होगा, स्पेशली ऑन लाइट सोयल। लाइट सोयल मैंने बताया था, लाइट सोयल क्या होती है, सैंडी और सिल्टी के साथ जो लाइट कम मात्रा में, जो लेस मात्रा में जो क्ले अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, लाइट सोयल। ठीक है ना, अब इसकी जो आप क्लासिफिकेशन और ये आप लिख लेना, ये आपका टास्क है, क्लासिफिकेशन और इसकी जो वाटर क्वालिटी का नेम है वो वाटर क्लासिफिकेशन, और इसके जो ये लो होगी, मीडियम बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो भी आप इसके बारे में लिख लेना। मैं तो इसमें इतना ही एक मेन पॉइंट है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स।
वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से समझेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये जो आप WR है इसको आसान है, बट लेकिन इसको ऐसे मत लेना कि इसको पढ़ेंगे नहीं, थ्योरी सब्जेक्ट है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसको अभी से आप अगर कंटिन्यू रखेंगे तो आपके IES, गेट, JEN, IN जो भी एग्जाम आएगा उसमें काम आएगा, ठीक है ना। तो इसे मतलब अच्छे से मतलब रिकॉल करते रहना, मतलब इसे बार बार रिवीजन में लेते रहना। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ के नोट्स बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मैं अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ और आप भी बनाइए और इसे बार बार पढ़िए, मतलब उसे याद कीजिए, उसकी शॉर्ट नोट्स बनाइए तो आपके जितना माइंड में रहेगा। देख लो भाई, मैंने अपने बीटेक की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कॉलेज लाइफ में अगर मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा से मैंने बीटेक की थी, तो मैंने वहाँ पे इतना सीरियस नहीं लिया, ठीक है ना, सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से मैं इतना नहीं पढ़ता था, ठीक है, एग्जाम टाइम में पढ़ता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉलेज लाइफ में ठीक है, आप जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई बात नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर्स के बाद आप स्टार्ट कर लो। अब गेट भी कंपलसरी हो गया आपके लिए कि गेट भी फाइट करना है, तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़े बिना आपका बीटेक क्लियर नहीं होगा। आई बात समझ में। और इसके बाद भी ये नहीं कि अगर सीधा ही आप अगर आप गेट क्वालिफाइड करते हो तो आपको PSU मिल जाएगा, और अगर आप क्या करोगे, JEN की वैकेंसी आती रहती है और कोई भी मतलब डिपार्टमेंट अगर वैकेंसी आ गई, SSC JEE की हर साल आती है, तो आप मतलब एक तरह से इसकी तैयारी प्रॉपर रखते रहिए। जो मेन सब्जेक्ट है जो मतलब SSC JEE की सिलेबस में है, तो वो भी आप तैयार करते रहिए, ठीक है ना, साथ साथ में। जिससे क्या होता है, जैसे ही आप बीटेक करके निकलोगे, आपकी डिग्री याद में आते आप एग्जाम दे दीजिए, तो क्या होगा, आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा और आपको उधर इधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो कम टाइम में आप जॉब लग जाओगे। तो मेरा यही कहना है, आप सबसे सलाह है कि प्लीज़ आप रिवीजन करते रहिए और इसे अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है ना। मैं आपको कोई भी अगर कोई टॉपिक है मेरे से पूछिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कोई भी अगर जो सिलेबस से रिलेटेड है या फिर अदर भी रिलेटेड है, मैं पूछ लोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, मतलब अपन जो क्रॉप को वाटर देंगे वो कितना रिक्वायरमेंट होंगे, कितना अपन उसमें देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स होते हैं वो अपन उसमें डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी, ग्रेविटी वाटर, ग्रेविटी वाटर फर्स्ट, सेकंड कौन सा है, ये कुछ वाटर के जो टर्म है उसको मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कैपिलरी, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर थर्ड है। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और नेक्स्ट है फोर्थ केमिकल, केमिकल बॉन्डेड वाटर। अब इन चारों को अपन डिस्कस करेंगे, क्या होता है कि ग्रेविटी वाटर क्या होता है, और अपने देखेंगे कैपिलरी वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है। तो अपन देखते हैं कि जब भी कोई अगर रेनफॉल हो रही है या फिर अपन फुल्ली इरिगेशन कर रहे हैं, तो क्या होता है, सोइल जो है वो फुल्ली सेचुरेटेड हो जाती है। जब फुल्ली सेचुरेटेड हो जाएगी, मतलब उसमें 100% उसका सेचुरेशन हो जाएगा। सेचुरेशन जो है सोइल का क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उस 100% सोइल सेचुरेशन के बाद क्या होता है, जब भी वाटर उस सोइल से क्या करेगा, वो ग्रेविटी फोर्स के थ्रू सीप करेगा, यानी कि परकोलेट होगा, यानी जमीन के अंदर जाएगा। समझ गए क्या? मेरे कहने का मतलब है कि मैंने एक सोइल सैंपल ले लिया, ठीक है, एक डिब्बे में या फिर एक जो उसमें क्या लग रहा है, वो अगर इजीली वाटर है जो इजीली ड्रेनेज हो सकता है, मतलब ड्रेनेज उसकी कंडीशन जो है वो इजीली ड्रेनेज हो सकती है, ठीक है ना। अगर मैंने सोइल ली, उस सोइल में मैंने क्या किया, उसको फुली सेचुरेटेड किया,
अब जो ग्रेविटी फोर्स के कारण जो है वो वाटर जो है वो क्या चला जाएगा, सीप हो जाएगा, सीप्स हो जाएगा, है ना। तो ड्रेनेज के कारण उसका वाटर निकल जाएगा। जो वाटर निकल जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटी वाटर, है ना। जो वाटर अगर सीप हो जाता है उसे अपन क्या कहेंगे, ग्रेविटी वाटर। और जो वाटर जो है रिटेन रहता है, जो वाटर रिटेन रह जाता है उसमें सोयल सैंपल में, उस वाटर को अपन क्या कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी। उसको अपन क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। आई बात समझ में, उसको अपन कहेंगे फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो उसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे अपन, देखिए अब देखो इसको लिखते हैं ग्रेविटी वाटर। क्या, ग्रेविटी वाटर। ग्रेविटी वाटर को क्या बोलेंगे अपन, इफ heavy irrigation, if heavy irrigation or rainfall then soil reaches 100% saturation वैल्यू। ठीक है ना। इसका मतलब है अगर हैवी इरिगेशन या रेनफॉल होता है तो जो सोयल है वो 100% सेचुरेशन वैल्यू रिचेज कर जाती है। ठीक है ना। इफ दिस saturation sample is subjected to free drainage, if this saturated sample is subjected to free drainage then the part of water removed by gravitational force in about 5 to 15 days। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि अगर ये सैचुरेटेड जो सैंपल है इज सब्जेक्टेड टू फ्री ड्रेनेज, अगर इसका ड्रेनेज जो है वो फ्री हो रहा है, देन द पार्ट ऑफ वाटर रिमूव्ड बाय, जो वाटर का जो कुछ पार्ट है वो रिमूव्ड बाय किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा रिमूव होता है इन 5 to 15 डेज में। 5 to 15 डेज में अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वाटर रिमूव हो रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटी वाटर। दिस वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी। दिस वाटर which can be removed by action of gravity, is called gravity water, आई बात समझ में। जो मतलब अगर जो वाटर है वो किसके द्वारा, ग्रेविटी एक्शन के द्वारा रिमूव हो रहा है उसे अपन ग्रेविटी वाटर कहेंगे। एंड the remaining water
remaining water and the remaining water is called as filled capacity, is called as filled capacity, filled capacity। आई बात समझ में? अपन कह रहे हैं कि जब भी कोई वाटर है, दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं कह रहा हूँ यदि कोई हैवी इरिगेशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, तो जो सोयल है वो सोयल क्या करेगी, 100% सेचुरेशन वैल्यू पे रीचेज कर जाएगी। यदि मैं कह रहा हूँ कि इफ़ दिस सेचुरेटेड सैंपल इज सब्जेक्टेड टू फ्री ड्रेनेज, देन द मतलब जो सैंपल है वो क्या है, फ्री ड्रेनेज है, मतलब इजीली जो वाटर है वो ड्रेन कर जाएगा। देन द पार्ट ऑफ वाटर रिमूव्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबाउट 5 to 15 days। जो पार्ट ऑफ वाटर है, कुछ मतलब पार्ट वाटर होगा वो रिमूव कर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, जो 5 से 15 दिन में, ठीक है ना, 5 से 15 दिन में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कुछ वाटर जो है रिमूव कर जाएगा उस सैंपल से। तो उस वाटर को मैं क्या कहता हूँ, दिस वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटी वाटर। जो ग्रेविटी एक्शन के थ्रू जो वाटर रिमूव हुआ है उसे अपन ग्रेविटी वाटर कहेंगे। और जो रिमेनिंग वाटर होगा, एंड द रिमेनिंग वाटर इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी। जो रिमेनिंग वाटर होगा उसे अपन क्या कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी। आई बात समझ में मेरी? ठीक है। तो बाकी का जो अपन कैपिलरी वाटर है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, और अपन केमिकल बॉन्डेड वाटर के बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।